हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट सेशन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कल आपको पॉलिटी का सेशन प्रोवाइड कराया गया था, परसों आपको हिस्ट्री का प्रोवाइड कराया गया था और आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का सेशन लेके आई हूँ। और आज के इस सेशन का टॉपिक है खगोलिकी यानी कि एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आपके कुछ और टॉपिक भी हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका कोई उत्तराखंड का वन डे एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, उत्तराखंड पुलिस हो, पटवारी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर आपका सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, तो सभी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आज का ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित करना है। एक तरफ आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति दे रखी है और दूसरी तरफ सिद्धांत के प्रतिपादक दिए हुए हैं, तो इसको सुमेलित करना है यानी कि करेक्ट करना है। तो देखिए, बृहद विस्फोट सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बृहद विस्फोट सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंतेयर। ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका सेकंड। दोलन सिद्धांत की अगर हम बात करें, दोलन सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी इसके प्रतिपादक थे। सतत दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एलन संडेज। और सोलर नेब्यूला सिद्धांत के प्रतिपादक थे जीपी कुपियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, लार्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन सी थ्योरी प्रतिपादित की गई थी? बिग बैंग थ्योरी। और इसको विस्तृत रूप किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट गेगनर ने इसको विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबे योजना संबंधित है। देखिए, कोबे जो योजना है ये आपके अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन यानी नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए, सबसे बड़ी इकाई बतानी है खगोलीय दूरी नापने की, तो सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? देखिए, महान भौतिक विज्ञानी है स्टीफन हॉकिंग और इन्होंने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? इस पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है तारों एवं गैलेक्सियों की गति को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी है आपकी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी होती है। पारसेक की बात की जाए तो पारसेक खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। यूनिट जो है आपका, यूनिट सूर्य एवं
पृथ्वी के बीच की दूरी है। और सेक्सटेंट की बात करें तो सेक्सटेंट सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूम रही है? तो ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को फिर से सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। देखिए, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा? वैमानिकी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा आपका ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र को बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है किसको? खगोलिकी को। और एस्ट्रोफिजिक्स ये किसको बोला जाता है? खगोल भौतिक को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था? देखिए, डायनासोर का जो सर्वनाश हुआ था वो 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और कैसे हुआ था, इसका रीज़न क्या था? खगोलीय दुर्घटना के द्वारा इनका अंत हो गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, भूतापीय ऊर्जा, प्लेट संचलन, पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, पृथ्वी पर पृष्ठ गतिक परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका है देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसके अलावा है आपका भूतापीय है, फिर गुरुत्वीय बल भी है, प्लेट संचालन भी है, पृथ्वी का घूर्णन भी है, और आपका पृथ्वी का परिक्रमण भी है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर जाने नहीं देता है। इस गुण का कारण क्या है? देखिए, इस गुण का जो कारण है उसका बहुत उच्च घनत्व है। उच्च घनत्व इसका कारण है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल जो है ना, इसका निर्माण अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों का डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर है मैप। मैप ने अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने, ये उपग्रह है मैप, जिसने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है। अगला देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य था। तो इसके प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए। अगला क्वेश्चन है, खगोलिकी के संबंध में निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इन जो पुस्तक दिए हैं, एक तरफ आपके, दूसरी तरफ लेखक दिए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। देखिए, किताबुल हिंद पुस्तक की बात करें तो किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो अल बरूनी की पुस्तक है। इसके लेखक हैं अल बरूनी, ये ध्यान रखेंगे। द ब्लैक होल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है नोएल बार्बर। ब्रह्मांड की झलकें इस पुस्तक के लेखक हैं। ब्रह्मांड की झलकें पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर इसके लेखक हैं। कॉस्मॉस के कॉस्मॉस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हमबोल्ट। और द इंटरनेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है एडिंगटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करते हुए दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। गैलीलियो जो है ये दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया था। गैलीलियो ने दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन। कोपरनिकस की बात की जाए तो कोपरनिकस सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं, ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। और टॉलमी पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं, तो टॉलमी ने ये कहा था। और एडविन हब्बल की बात करें तो ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है, ये कहा था एडविन ने। तो इस क्वेश्चन का इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए आपके कुछ कथन यहाँ पे दिए हैं। एडविन हम्बल ने खोज की कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है। और मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगे क्वांटा यानी कि ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती है। और तीसरा पॉइंट है आपका, स्टीफन हॉकिंग ने सामान्य सापेक्षता का तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इनमें से जो करेक्ट है वो आपको बताना है। इनमें से आपका करेक्ट कौन सा है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? गैलीलियो का जन्म हुआ था कहाँ पर? पीसा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का जो वेग है ना वो सबसे पहले किसने मापा था? वो मापा था रोमर ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करते हुए दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट में आपके विशिष्टता दी हुई है, सूची सेकंड में आपके कण दिए हुए हैं। तो किस विशिष्टता से कौन सा कण संबंधित है ये बताना है। शून्य द्रव्यमान की अगर हम बात करें, शून्य द्रव्यमान संबंधित है न्यूट्रॉनों से। आंशिक आवेश संबंधित है क्वार्क से। आंशिक चक्रण प्रचक्रण आंशिक प्रचक्रण जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पॉजिट्रॉन से। और पूर्णांक प्रचक्रण ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है फोटॉन से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भौतिकविद न्यूट्रॉनों को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं क्योंकि क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है उपरोक्त सभी कथन सही है, क्योंकि ये सूक्ष्म कण हैं और लगभग द्रव्यमान रहित होते हैं और ये अन्य पदार्थों से धीमी क्रिया करते हैं और इनका भार इलेक्ट्रॉन के भार से 0.005% से लगभग नगण्य है। तो सभी कथन करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, एक खगोलीय एकक की दूरी है। एक खगोलीय एकक जो है इसकी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, इसके खोजकर्ता कौन थे? देखिए ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है और इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे एलन गुथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को सेशन आज का पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज सेशन आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज आपका ज्योग्राफी का ये सेशन है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो डेली टॉपिक वाइज हम कवर करते हुए आपका ये सेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा हमारे सेशन में। डेली आपको सुबह 10 बजे ये सेशन मिलेगा, तो आप सभी लोग 10 बजे देख सकते हैं इस सेशन को स्टडी विद एम पर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल से ताप से कहीं अधिक है। इन कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। आकाश स्याह यानी काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तो आपका राइट ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस हिसाब से आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मीसोन कहाँ पाए जाते हैं? मीसोन जो है ना ये आपके कहाँ पर एक्स किरणों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो ये आपके युग्म जो है इसमें से
कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल तीसरा इसमें सुमेलित है। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव और अल्बर्ट आइंस्टीन, तो सिर्फ ये संबंधित है इस नियम से, इस सिद्धांत से संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन से वैज्ञानिक? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पे केवल थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। देखिए ब्लैक होल जो था ना, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। अगला देखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड की व्याख्या की ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या कौन करता है? बिग बैंग सिद्धांत। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आपका शुरू होता है निहारिका एवं आकाशगंगा। तो निहारिका और आकाशगंगा से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? देखिए हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका उल्का है। उल्का क्या है? देखिए उल्का जो है ये आपका बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्त ऋषि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी आकाशगंगा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख रहे हैं उसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इसको मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का जो तारा है ये है आपका सूर्य। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के सर्वाधिक नजदीक तारा है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा। और हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग कौन सा है? मिल्की वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी जिससे कि मंदाकिनी या दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे भी कहते हैं, नवमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती हैं? तो ये नवमंडल में किस ऋतु में? शरद ऋतु में दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सौर मंडल में शामिल हैं। देखिए सौर मंडल में क्या क्या शामिल है? इसमें सूर्य, ग्रह, ग्रहिकाएं, चंद्रमा, धूमकेतु सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वासर्स हैं। देखिए क्वासर्स क्या हैं? क्वासर्स जो हैं ये आपके अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला जो तारा है ये तारा कौन सा है? ये है आपका साइरस या डॉग स्टार। अगला देखिएगा, गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी तारों का एक समूह है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल। देखिए शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल, इसका ये व्याघ्र या ओरियन है। आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल कौन सा है? सप्तर्षि है। और आकाश में रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई देने वाला तारामंडल ये है आपका कृत्तिका। और
ग्रीष्म काल में बिच्छू की आकृति की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल ये है वृश्चिक। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, ध्रुव तारा स्थित है। ध्रुव तारा सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नजदीक स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पल्सर क्या है? देखिए पल्सर की बात करें तो पल्सर क्या है? ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये है ओरियन नेबुला। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स है। अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स बताना है, कौन सा है? अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स है 3C273। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? अंतरिक्ष में इसमें से नहीं पाया जाता है ब्रीटल स्टार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख है? वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नक्षत्रों का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। खगोल विज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है? बेबीलोन को, यानी कि मेसोपोटामिया को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी। देखिए आकाशगंगा मंदाकिनी जो है ये सबसे पहले देखी गई थी। कहाँ पर देखी गई थी? किसके द्वारा देखी गई थी? गैलीलियो के द्वारा देखी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है सप्तर्षि। कौन सा सप्तर्षि इसमें से करेक्ट है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि तारामंडल है। अगला देखिए, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। देखिए एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नक्षत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो कौन सा मार्ग ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर वो चले? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका तारे का जन्म तथा विकास। तारों का जन्म और विकास कैसे हुआ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, भ्रूण तारा या आदि तारा निर्मित होता है। देखिए भ्रूण तारा या फिर आपका आदि तारा जो है ये निर्मित होता है हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तारे में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? देखिए तारे में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के संलयन से। तारे में ऊर्जा उत्पन्न क्यों होती है, कैसे होती है? हाइड्रोजन गैस के संलयन से तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, एरोबी क्या है? देखिए एरोबी जो है ये क्या है आपको बताना है। एरोबी है आपका वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने वाला एक अनुसंधान रॉकेट। एरोबी क्या है? वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने वाला एक अनुसंधान रॉकेट है। अगला देखिएगा, फासिल स्टार यानी कि जीवाश्म तारा कहा जाता है। फासिल स्टार यानी कि जीवाश्म तारा कहा जाता है शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत बौना तारा को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण क्या है? देखिए तारे में सुपरनोवा विस्फोट, इसका क्या कारण है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना। अगला देखिए, तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में प्रयुक्त
मात्रक पारसेक का मान होता है। तो पारसेक का जो मान होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है। किसी तारे के जीवन चक्र जो है इसका प्रारंभ आकाश के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संलयन से होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक श्वेत वामन तारे की खोज हुई थी। एक श्वेत वामन जो तारा है इसकी खोज हुई थी साइरस नामक तारे के निकट से। अगला देखिएगा, किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? देखिए, किसी भी तारे में सुपरनोवा जो विस्फोट होता है वो कब होता है? जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो अगला देखिएगा, किसी तारे का रंग निर्भर करता है। किसी तारे का रंग जो है वो किस पे निर्भर करता है? ये उसके ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, किस तारे को पल्सर भी कहा जाता है? कौन सा ये तारा है जिसको पल्सर भी कहा जाता है? ये तारा है आपका न्यूट्रॉन तारा, जिसको पल्सर भी बोला जाता है। अगला देखिए, किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है। किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन तारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तारों में अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का प्रेक्षण कब और किसने किया था? देखिए, तारों में अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का प्रेक्षण कब और किसने किया था? ये किया था वर्ष 1006 में। किसके द्वारा किया गया था? कैप्लर ने यह किया था। यह प्रक्षेपण किसके द्वारा? कैप्लर के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो है ये आपके देखिए तारों में अंतिम, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। तारों में अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का प्रेक्षण कब और किसने किया था? तो ये प्रेक्षण किया था 24 फरवरी 1987 को। किसके द्वारा? जैन सेल्स ने यह प्रेक्षण किया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला है ब्लैक होल है। ब्लैक होल जो है ये क्या है? ये है न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य पिंड। तो इसको ध्यान में रखिए, दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं है? देखिए, तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं है? ये तारा कौन सा है? ये है किस तत्व का? ये तत्व है आपका ऑक्सीजन। तो तारे के संगठन में योगदान नहीं है ऑक्सीजन का। अगला देखिएगा, वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.2 ms से अधिक होने पर तारे की सिकुड़न नहीं रुकती है और तारा कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल बन जाता है। तो कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ओपन हाइमर बॉल-फॉक सीमा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने प्रतिपादित किया कि तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृत प्राय होते हैं? तो ये प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था। अगला देखिए, यदि हम किसी तारे को ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए देखें जिसके केंद्र में तारे न हो, तो उसके केंद्र में हम उपस्थिति की कल्पना करेंगे। किसकी उपस्थिति की हम कल्पना करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक होल की। अगला देखिए, आपका यहाँ पे कथन दिया है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण आर क्या है? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, कि यह प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। देखिए, तारे जो होते हैं ये अपना जीवन कहाँ से प्राप्त करते हैं ये बताना है। नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत
को प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल का जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित? एस चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था। अगला देखिए, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित जो आकाशीय परिघटना है ये कौन सी है? ये है आपकी कृष्ण छिद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? आपको बताना है कितने तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। 88। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्थिर तारे जिनकी अवस्थित पृथ्वी से परिवर्तित नहीं होती है कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके ध्रुव तारा। अगला देखिए, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? नीला रंग का जो तारा होता है ना, इसका तापमान सबसे अधिक होता है। अगला देखिएगा, ऐसे तारे जिनकी त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का 50 से 250 गुना अधिक होती है कहलाते हैं। ये अति विशाल तारा कहलाता है। अगला देखिएगा, काला बौना के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? देखिए, काला बौना के नाभिक में किस तत्व की अधिकता? कार्बन की अधिकता इसमें होती है। अगला देखिए, किसी तारे के अंत तक प्रारंभ किस अवस्था से माना जाता है? किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था से? रक्त वामन अवस्था से माना जाता है। अगला देखिए, विस्फोट तारा जो अत्यंत अत्यंत दीप्त या चमक उत्पन्न करता है, तो कौन सा ये तारा है? ये है सुपरनोवा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्धांत किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। कौन से ये वैज्ञानिक थे? एस चंद्रशेखर थे। तो जिसने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वह वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बीवर यानी कि ब्लैक होल। अगला देखिएगा, अगला जो टॉपिक है आपका ये है सूर्य। सूर्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सर्वोच्च कहलाती है। यह स्थिति आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सर्वोच्च कहलाती है। यह स्थिति आती है, यह स्थिति कब आती है ये आपको बताना है। तो देखिए, यह स्थिति आती है आपके 4 जुलाई को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में। देखिए, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम है 26.5% और अन्य तत्व कितने हैं? 2.5%। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। देखिए, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है जनवरी महीने में। अगला देखिए, सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है। सूर्य में ऊर्जा का जो जनन होता है वो कैसे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से। अगला देखिएगा, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकृत होती है। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकृत होती है फोटोन वंडलों से, फोटोन वंडलों के रूप में। अगला देखिएगा, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं ये प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या है? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन ए दिया है यहाँ पे, सूर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। कारण आर है, सौर विकिरण को हरे पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन
ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिए विटामिन डी का स्रोत है। देखिए विटामिन डी का स्रोत क्या होता है? सूर्य की किरणें होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देखिए सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड को सुमेलित करते हैं। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है किसको? अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण होता है कब? पूर्णिमा को। तो ये ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियोथेरेपी संबंधित है। देखिए हीलियोथेरेपी जो है ये सूर्य के प्रकाश यानी कि धूप स्नान द्वारा लोगों की चिकित्सा से संबंधित है। अगला देखिए, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो कितनी गुना बढ़ जाएगी? तो पृथ्वी पर जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है ये 16 गुना बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या है? देखिए सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर कितनी है? 3.8 इंटू 10⁻38 आर्गन पर सेकेंड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? कौन सा ये ताप है? ये है 4000 केल्विन। इस ताप पर जो प्रकाश का रंग है वो रंग उसका नारंगी हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, और इस अवधि को कहते हैं, इस अवधि को ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। देखिए कोरोनोग्राफ जो है ये एक उपकरण है जिसको अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, जिसके द्वारा क्या मापा जाता है? अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान मापा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी लोग शाम को फॉरेस्ट गार्ड की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। रात को 8 बजे आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्लास बन चुकी है। तो आप सभी लोग रात को 8 बजे तैयार रहिएगा। रात को 8 बजे से पहले आप टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।